Hello everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. Today we are going to start with chapter 5. Chapter 5 basically किसको डील करता है? The Security Council, one of the most important principal organ. Previously हमने देखा है जनरल असेंबली को. जनरल असेंबली की मैंने 2 वीडियोस बनाई है. वन वीडियो इज़ विद दिस प्रॉपर आर्टिकल, ईच आर्टिकल आई हैव एक्सप्लेन्ड, और एक मैंने ये चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है. विच एवर वे आपको सही लगे आप कर सकते हो. ना मूविंग फॉरवर्ड विद द सिक्योरिटी काउंसिल. अब अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं. प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ आई सी रफली तो 10 to 15 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा ना. जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं तो सारे आर्टिकल्स डील करूँगी, बट सारे आर्टिकल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा. ना द सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं. अभी हमने जनरल असेंबली में पढ़ा था, तो जनरल असेंबली ने बोला था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली. इन दिस केस सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ और सिर्फ 11 मेंबर्स हैं, जिसमें इसको यूनिक बनाता है कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. द रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स. और जनरल असेंबली, देखिए ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो ये होती हैं डिटेलिंग्स जो हम मिस कर देते हैं, और यही सब चीज़ें हमसे अगर MCQ में पूछ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो द जनरल असेंबली शैल elect 6 other members of the United Nation to be non-permanent members. So 5 are your permanent member and 6 are your non-permanent member. That is 11 are the total numbers. ये वाला जो आर्टिकल 23 है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितने मेंबर होने चाहिए, फिर कौन अलेक्ट करता है बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स, और कौन कौन से आपके परमानेंट मेंबर्स हैं. नाउ the non-permanent member of the Security Council shall be elected for a term of 2 years. जो ये 6 members हैं उनको हम 2 years के लिए elect करते हैं. जो first election होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, वो होता है फॉर मतलब 6 होते हैं तो 3 shall be chosen for the term of 1 year, and then जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन तो होगा बट तुरंत नहीं होगा. Each member of the Security Council shall have 1 representative, whereas in General Assembly उनके पास 5 representative थे, यहाँ पर 1 representative है. क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स में आ रहा है, कीपिंग इन माइंड द UGC नेट एंड उत्तर प्रदेश जुडिशरी, तो आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है कि कैसे इसका इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है. जितना चीज़ें मुझे लग रही थी कि इसमें क्वेश्चन, मैंने उसको बॉक्सेस में बना दिया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रॉबिलिटी है, क्वेश्चंस बन रहे हैं. बाकी जितना मैंने हाईलाइट किया है मोर देन इनफ है, आप उसी को प्रिंट आउट निकाल कर आप रीड कर सकते हो ना. फंक्शंस एंड पावर, ये थोड़ा यहाँ से आप समझोगे सिक्योरिटी काउंसिल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि नॉट ओनली सिक्योरिटी काउंसिल इज कन्फाइंड टू चैप्टर 5 बट ऑल्सो 6, 7 and 8. Now, in order to ensure prompt and effective actions of the United Nation, its member confer on the Security Council एक primary responsibility. कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने जनरल असेंबली में भी एक ऐसी चीज़ पढ़ी थी, आप चाहो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना. And agree that in carrying out its duty under this responsibility, the Security Council acts on their behalf. Now, in discharging these duties, द सिक्योरिटी काउंसिल, अब जब वो ये ड्यूटी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिली है, तो ये जब वो डिस्चार्ज कर रहा होगा तो व्हाट विल सिक्योरिटी काउंसिल कीप इन इट्स माइंड की पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना है. तो द स्पेसिफिक पावर ग्रांटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ दीज ड्यूटीज़, कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे,
पीसफुल मीन्स होगा। पीसफुल मीन्स पहले तो आप प्रमोट करोगे कि भैया 2 कंट्रीज़ हैं, 2 स्टेट्स अगर लड़ाई कर रही हैं तो आप नेगोशिएशन कर लो, आर्बिट्रेशन कर लो। अगर वो उससे भी नहीं मानती है और लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है, तब कैसे वो बाकी स्टेट से असिस्टेंस मांगेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, मिलिट्री कमेटी जो उनको असिस्ट करेगी। ऐसी कर करके सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स बता रखी हैं। तो चैप्टर 6, 7, 8 ये आपको देखने हैं, एंड देन चैप्टर 12। Now, the Security Council shall submit annual and when necessary special report to the General Assembly for its consideration कि ये चीज़ें ऐसे मैंने रिजॉल्व करी, ये हुआ वो हुआ, देंगे। ये आप जनरल असेंबली में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। Now, the member of the United Nations agreed to accept and carry out the decision of Security Council in accordance with the present charter। क्योंकि आपने सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिया कि भैया आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करो और आप जो भी करोगे वो हमारे बिहाफ पे आप कर रहे हो। तो विद दिस द मेंबर्स आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड येट सेइंग दैट अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेगा हम उसको ओबे करेंगे। Article 26, in order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion of armaments of the world's human and economic resources, लड़ाई झगड़ा ना हो, the Security Council responsible होगा to formulate with the assistance of military staff committee। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कमेटी बनाएंगे, उसका नाम क्या है, मिलिट्री स्टाफ कमेटी, जो आर्टिकल 47 में फॉर्मुलेट हो रही है। बस इतना पता मतलब याद कर लेना कि एक मिलिट्री स्टाफ कमेटी है आर्टिकल 47 में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 2 से 3 बार रिपीट हो रही है ना तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। प्लान टू बी सबमिटेड to the members of the United Nations for the establishment of the system of for the regulation of armaments। तो बेसिकली मिलिट्री स्टाफ कमेटी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी कि अगर आपको लड़ाई करनी है और ये करना है तो कैसे आप उसको फॉर्मुलेट करोगे, राइट। नाउ वोटिंग, तो ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट सिमिलर टू द जनरल असेंबली। ऐसे ही रिवाइज करते रहोगे तो वो भी याद होता रहेगा। Decision of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 7 members। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके तो होंगे ही होंगे, बाकी 2 वोट वो। इसी को हम डबल वीटो भी कहते हैं। ओके सी, decision of the Security Council or on other matters shall be made by an affirmative vote of 7 members including the concurring votes of the permanent members। तो hence this is known as the double veto। अब प्रोसीजर क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी सो ऑर्गेनाइज एज टू एबल टू फंक्शन कंटिन्यूसली। तो ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल फॉर द पर्पज बी रिप्रेजेंटेड एट ऑल टाइम्स एट द सीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Just read it, nothing very important। The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desire, be represented by a member of the government or by some specially designated representative। Whereas General Assembly annually मिल रही थी या कोई स्पेशल मीटिंग कर रही थी, ये periodically मिलेंगे। The Security Council may hold meeting at such places other than the seat of the organization as in its judgment will best facilitate its work। तो ये भी आप मतलब इसको एक रीड कर सकते हो कि या उनको उसी जगह पे रखना है, नहीं, मतलब ये कुछ चीज़ें जो आप रीड अगर अच्छे से कर लो 1 से 2 बार तो अगर आ जाते हैं तो आप कर लोगे। मतलब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली अंडरस्टैंडिंग, वेयर जो मैंने मार्क कर रखे वो तो आपको अच्छे से देख के जाने ही जाने हैं। नाउ आर्टिकल 29, द सिक्योरिटी काउंसिल में एस्टैब्लिश सच सब्सिडरी ऑर्गन्स। ये तो आपने आर्टिकल 7 में भी पढ़ा, फिर अगेन आर्टिकल जनरल असेंबली में भी पढ़ा और यहाँ भी आप पढ़ रहे हो, तो ये कॉमन ही हो गया। Now, Article 30, the Security Council shall adopt its own rules for the procedure, including the method of selecting its president। Same General Assembly में भी था। Now, Article 31 and 32 थोड़े से different है। अब क्या है कि any member of the United Nation which is not a member of a Security Council, देखिए यहाँ पर क्या word use हुआ है कि जो member नहीं है right now of the Security Council may participate without vote in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interest of that member are specifically affected।
कोई ऐसा मैटर है जब जो 11 लोग हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है मेंबर, बट उससे वो जो मैटर है वो उसको भी अफेक्ट करेगा, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, बस अपना वोट नहीं दे पाएगा. What is Article 32 saying? Any member of the United Nations which is not the member of the Security Council, any state, and also they are including any state which is not the member of the United Nation. तो इसका स्कोप थोड़ा और ब्रॉड हो गया. इसमें वो दोनों लोग कवर कर रहे हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है या फिर जो यूनाइटेड नेशन के ही मेंबर नहीं है. इफ़ इट इज़ अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट अंडर कंसिडरेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल shall be invited to participate without vote in the discussion relating to the dispute. कि अगर वो party to a dispute हैं. The Security Council shall lay down such condition as it deemed just for the participation of the state which is not a member of the United Nation. और इनके लिए वो स्पेसिफिकली बता देगा कि अगर आप तो पार्टी भी नहीं हो यूनाइटेड नेशन की, तो आपका कैसे हिसाब से क्या चलेगा, आपका वोट होना है नहीं होना है, आप कितना कह सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप किस चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो. नाउ एज स्टेटेड बिफोर कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी कुछ फर्दर पावर्स भी हैं. चैप्टर 6 में बताई गई हैं पावर, दैट इज पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. फिर है अगर एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ अग्रेशन, तब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा. एंड चैप्टर 8 दैट इज़ रीजनल अरेंजमेंट. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको और अच्छे से मतलब समझेंगे अगर हम इसको शॉर्ट कर पाएँ. और वो मीनवाइल प्लीज़ गो थ्रू योर जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, उसके नोट्स बनाइए. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जनरल असेंबली की 2 वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने जनरल असेंबली को एक तो पूरा ऐसे ही समझाया है और एक चार्ट में समझाया है. अगर आपको चार्ट वाला चीज़ सही आ रही है तो आप मुझे कमेंट डाउन करो, आई विल प्रोवाइड यू विद द चार्ट. एंड आप अपने भी नोट्स बनाओ करो एंड MCQ सॉल्व करो. कोई दिक्कत आ रही है, कुछ उससे भी बियॉन्ड आ रहा है तो आप कमेंट डाउन करो. अभी तो मेरी ये सीरीज स्टार्ट है तो आई विल सी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ. बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको जितनी जल्दी ख़त्म करके रखो ना, ये 9 माइनर लॉज, इसको ख़त्म करके रखो कि आपका सिर्फ रिविजन बचे. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.